बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से उस्ताद अलीम, और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, बदस्तूर ख़राब से ख़राबतर। कहीं से भी कोई अच्छी खबर, कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं आ रही, क्योंकि जब तक नहुसतें रहेंगी उस वक्त तक कोई अच्छी खबर आ नहीं सकती। इसलिए जनाब ये तो खेल चलता रहेगा, और ये खेल उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा और आइन की बालादस्ती नहीं होगी, और फिर सही मानों में, हकीकी मानों में जमहूरियत नहीं आएगी। तो सिचुएशन ये है। ख़बरें शुरू करते हैं, क्योंकि ख़बरें काफ़ी हैं। और इस वक्त पहली खबर तो यह है कि जनाब बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है, और बिजली की कीमत फ़ी यूनिट 20 पैसे बढ़ा दी गई है, और 1 अरब 18 करोड़ 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ जो है वो बिजली सार्फिन यानी कि अवाम पे पड़ेगा। 1 अरब 18 करोड़ 70 लाख रुपया, और ये जुलाई से सितंबर जो है वो एडजस्टमेंट की गई है जी, यानी कि पिछले महीनों से। और इसमें प्रीपेड सार्फिन पर ये नहीं होगा, और अलबत्ता बाकियों पे सब पे होगा। और इस तरीके से नवंबर में इसकी वसूली ख़त्म हो गई थी, लिहाजा मज़ीद जो है वो 1 रुपये 74 पैसे फ़ी यूनिट जो है वो गुज़श्ता माली साल की आखिरी तिमाही में एडजस्टमेंट की गई है। तो पहली बात तो ये है कि मज़ीद आप तैयार रहें जी, आने वाले जो बिल हैं 1 अरब 18 करोड़ 70 लाख रुपए बिजली के जितने भी सार्फिन हैं उनको ये अदा करने पड़ेंगे। दूसरी जानिब जो एक तो कत्लेआम हुआ इस्लामाबाद का, और इस्लामाबाद के कत्लेआम के नतीजे में शहरी शहीद भी हुए, ज़ख्मी भी हुए, लापता भी हुए, गिरफ्तार भी हुए, हज़ारों गिरफ्तार हैं, और बाकी जो रहनुमा बचते हैं उन पे बेशुमार किस्म के मुकदमात हैं। और कल भी सारा दिन मुख्तलिफ अदालतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो अपनी ज़मानतें करवाते रहे, और उनकी अबूरी ज़मानतें मंजूर होती रहीं। और दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास तहरीक अल्तवा थी, वो अभी तक उसको नहीं टेबल पे लेके आई जी। ज़रताज गुल वज़ीर ने कौमी असम्बली में तहरीक अल्तवा जमा करवाई है, और इसमें इस्लामाबाद में जो निहत्ते मुजाहिरीन पर फायरिंग, कत्ल जो हुए उनके बारे में, और पूछा गया है कि पुरअमन शहरियों और सहाफ़ियों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जा रही, क्यों नहीं की जा रही। और तहरीक अल्तवा का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से फिर जवाब दिया जाता है, और देखते हैं कि गवर्नमेंट इसके बारे में क्या जवाब देती है। लेकिन आज कल जो कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास, कौमी असम्बली का जो इजलास हुआ उसमें, और सेनेट का जो इजलास हुआ उसमें काफ़ी बातें सुनी गई, और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स दी गई, लेकिन उनमें किसी में भी जो हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट्स आई, ख्वाजा आसिफ साहब बोले और इसहाक डार साहब बोले, और वो अजीब व गरीब किस्म का एक, यानी कि बिल्कुल तस्लीम भी नहीं कर रहे, और वो कहते हैं कि ये तो जनाब हमारी वजह से थोड़ी हुआ। सानिया मॉडल टाउन लाहौर 14 शहीद हुए थे बेगुनाह, तो ख्वाजा साहब ने कहा वो तो इन्होंने खुद ही शहीद किए थे, और इनकी अपनी फायरिंग से ही गए हैं, हमारी तरफ से तो कुछ नहीं हुआ था। और कल ये जो 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ उसका भी जिम्मेदार उन्होंने पीटीआई को और पीटीआई के लीडर्स को ठहरा दिया कि ये इनकी अपनी ही सारा कुछ हुआ है। तो इस तरह के झूठ जो हैं वो सफ़ेद झूठ बोले जा रहे हैं। मैं आपको सुनवाता हूँ, पहले आपको उमर अयूब साहब की तकरीर वो सुनवाता हूँ, ताकि आपको कुछ अंदाज़ा हो सके कि उमर अयूब साहब ने कल कौमी असम्बली में क्या कहा, और उसके बाद फिर मैं कोशिश करूँगा आपको जो वज़रा के जो हैं वो गलत बयानियाँ वो भी आपको सुनाऊँ। लेकिन पहले उमर अयूब साहब। कामरान साहिबा का जो क्वेश्चन है, जो इस पे आंसर आया है, ये एक तो सवालात पूछे जाते हैं, जो जवाबात गलत दिए जाते हैं। तो उमर अयूब साहब ने काफी बातें की हैं, सुनिए जरा। आलिया कामरान साहिबा का जो क्वेश्चन है, जो इस पे आंसर आया है, ये जनाब स्पीकर कट एंड पेस्ट है आपका पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे से। मतलब ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अभी सिर्फ ये काम रह गया है कि आप कट एंड पेस्ट करें, और यहाँ पे आप हाउस को डिसीव करें। यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है सर, ये मिनिस्ट्री मैं खुद चलाता रहा हूँ, ये नवीद कमर साहब इसको चलाते हैं, हमें मालूम है सर, फाइनेंस कमेटी में हम लोग ये बात करते हैं। Who are they trying to fool? सबसे बड़ी चीज ये है जनाब स्पीकर, इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रही।
शहबाज शरीफ और इनके वुज़रा उठ के कहते हैं जी महंगाई जो है खत्म हो गई है, सफाई आ गई हो। कौन सी दुनिया में रहते हो भाई तुम लोग इस धरती पे हो या 45,000 फुट की बुलंदी पे जहाज में बैठ के स्टेटमेंट्स दे रहे हो? आपकी महंगाई इंक्रीज कर रही है, जमीन से उठा के आप 40,000 फुट पे महंगाई को ले गए हैं और वो रेट ऑफ इंक्रीज है। इन्फ्लेशन का डेफिनेशन पूछे, रेट ऑफ इंक्रीजेस ऑफ प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट टाइम इज 1 ईयर। हु कैन से कि ये इन्फ्लेशन नीचे आ गई है? कौन कह सकता है? इन देयर राइट माइंड कोई बंदा कह सकता है? झूठ है ये। मैं चैलेंज करता हूं कोई यहाँ पे बात करे कि इन्फ्लेशन नीचे आ गई है, इंक्रीज आ रही है। नंबर 1। नंबर 2 जनाब स्पीकर, यहाँ पे बात कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ फाइनेंस कमेटी में, वहां पे एफपीआर चेयरमैन ये सारे वहां पे मौजूद थे और मैंने एक बात की थी फाइनेंस मिनिस्टर को कि जब आप जा रहे थे आईएमएफ के पास 17 सितंबर 2024, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो अजम्पशंस आप ले रहे हैं वो आपके फॉल्टी है, वो झूठ पे मबनी है, वो होने नहीं है। आपकी रेवेन्यू सप्रेशन आ रही है, रेवेन्यू ग्रोथ आपकी कम है, डेफिसिट है रेवेन्यू का एक कंपोनेंट। करंट अकाउंट डेफिसिट में आपने इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही हैं। एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने गला घोट के आपने कह दिया पेशेंट का हार्ट रेट ठीक हो गया या उसकी ब्रीदिंग रेट ठीक हो गई है, मैंने गला घोट किया ब्रीदिंग रेट ठीक हो गई है। ये गलत असम्पशन है। नंबर 3 जनाब स्पीकर, नंबर 3 अहम बात है कि आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो कि इंजन है इकोनॉमी की ग्रोथ का, वो जीरो है। जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, न जॉब्स क्रिएट होंगी, न इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। वो है ही नहीं, वो कैसे होगी? क्योंकि जनाब स्पीकर मुल्क में रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। जो वजीर आज़म इमरान खान साहब बात करते हैं ना रूल ऑफ लॉ, जब रूल ऑफ लॉ आएगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी। ये वुज़रा जाके कभी चीन जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, इनकी आए बाएं शाएं हम लोग देखते हैं, रिजल्ट जीरो। क्योंकि वो अगले इन्वेस्टर्स कहते हैं भाई अपना रूल ऑफ लॉ मुल्क में देखो। जहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस खत लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हमें ज़लोकोब कर रहे हैं। जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट, बाकियों को अरेस्ट किया जाता है बगैर किसी वजह के। जिस वक्त एक साबिक वजीर आजम को उठा के आप बगैर किसी सबूत के जेल में रख देते हैं, क्या रिजल्ट होगा? कौन सा रूल ऑफ लॉ होगा? जब एक मुल्क का फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर उठ के शहबाज शरीफ ऑर्डर करता है कि टी चौक पे आप निहत्ते शहरियों पे लाइव बुलेट्स फुल मेटल जैकेट्स की मारे और 12 शहादतें होती हैं, 200 से ज्यादा मिसिंग पर्संस अज्यूम्ड डेड, और उसके बाद 5,000 से ज्यादा अरेस्ट, उसके बाद हजारों लोग जो है आपके वो जख्मी है। यहाँ पे जितने मेंबरान पार्लियामेंट है, जितने, ये आपके पास उमर खान नियाजी साहब, बैरिस्टर उमर खान नियाजी साहब बैठे हैं, उसके नाम लोग पेशावर हाई कोर्ट में ये जाके बेल ले रहे हैं। ये जितने यहाँ पे मौजूद है, शहरियार खान अफरीदी साहब, अली मोहम्मद साहब, साई साहब, जितने हैं, इकबाल अफरीदी साहब, लखवी साहब को, डॉक्टर लखवी साहब को जनाब स्पीकर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 10 दिन रखा, फिजिकली टॉर्चर किया। कौन यहाँ पे इसका जिम्मेदार है? यहाँ पे मैं डिमांड करता हूं जनाब स्पीकर, जो स्पेशल कमेटी साई खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में बनी थी, हमने यहाँ पे डिमांड किया था उसकी फिल फॉर मीटिंग बुलाएं और इन सारी चीजों को इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे आना चाहिए। जब तक जनाब स्पीकर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, स्पीकर सादिक साहब नहीं करेंगे, ये चीज आगे खराब होती जाएगी। और आखिरी मेरा पॉइंट जनाब स्पीकर, सितंबर में आपके ऑफिस में, स्पीकर के ऑफिस में हमारा जो क्वेश्चन ब्रांच है, वहां पे मैंने 5 क्वेश्चंस जमा कराए थे और एक कॉलिंग अटेंशन नोटिस। आज क्या हो गई है 11 दिसंबर, वो क्या मैंने कोई कहूटा के एटमी सीक्रेट मांगे थे, उसमें वो खुफिया राज मांगा था वो। तो ये सिचुएशन आपने देखा जी। अब आपको मैं सुनाता हूँ ख्वाजा इसहाक डार साहब की, वो क्या कहते हैं। वो बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जी लाशें लेके आए ना जरा, आप लाशों को आपने दफनाया क्यों? हैरान कुन तौर पे वो बात कर रहे हैं कि लाशों को आपने दफनाया क्यों है? लाशों को आपको सामने लाना चाहिए था, लाशें दिखानी चाहिए थी, तो उसके बाद फिर हम बात करते। और ये ऐसी बात कर रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि इसके बाद फिर कोई और बात रह नहीं सकती कि ये कहते हैं जी कि
مجھے کچھ سفیر غیر ملکی سفیر آئے مجھ سے ملنے، کیونکہ ان پہ پریشر بہت ہے، اور غیر ملکی سفیر جو ہیں وہ آتے ہیں اور ان سے سوالات پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو قتل عام کیا ہے جناب، اس کا حساب کتاب تو دیں اور اس کا جواب دیں کہ کیوں قتل عام کیا، کیوں سویلینس کو مارا ہے، اور فائرنگ سے انکار کر نہیں سکتے یہ، کیونکہ یہ جتنا مرضی جھوٹ بول لیں پاکستان کے اندر، لیکن پاکستان سے باہر جو ہیں وہ سفارت خانے تو ان پہ اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ سفارت خانوں کو تو پتہ ہے کہ فائرنگ ہوئی ہے اور بہت زیادہ اندھا دھند فائرنگ ہوئی ہے، اور ان کے اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے ان کو کہ یہ اس قدر جو بلو ایریا میں کیا جا رہا ہے، کیونکہ رائٹ لیفٹ میں کچھ ڈپلومیٹس بھی تو رہتے ہیں نا باہر، رہائش گاہیں انہی سیکٹرز میں ہیں، زیادہ دور نہیں ہے، انہی سیکٹر میں ان کی رہائش گاہیں تھی، کچھ ایمبیسیز بھی انہی سیکٹرز میں ہیں، سفارت خانے میں بھی ہیں انہی ملک شہروں میں، انہی سیکٹرز میں اسلام آباد کے، جہاں پہ یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ تو اسحاق ڈار صاحب کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی سن لیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ حکومت کیا گل کھلا رہی ہے۔ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں سرٹیفکیٹ نہیں دیا، چلو نہیں سرٹیفکیٹ دیا گیا، او بھائی اگر میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں سرٹیفکیٹ نہیں دیا، چلو نہیں سرٹیفکیٹ دیا گیا، او بھائی اگر کوئی بندہ فوت ہوا ہے اور مارا گیا ہے اس کے پرٹیکولرز تو ہوں گے نا، تو پلیز دیں پرٹیکولرز، آپ اس کا شناختی کارڈ دیں، آپ اس کے پرٹیکولرز دیں، میں آپ کے ساتھ اس کی تحقیق کرواتا ہوں کہ وہ واقعی خدا نہ خواستہ یہ ایسا ہے کہ نہیں۔ آپ نے پوری دنیا میں تشہیر کر دیا۔ ابھی میرے آج کچھ ڈپلومیٹ مجھے ملنے کے لیے آئے تھے، میں تو ان کو بلا کے بتایا بھائی اگر ہوگا تو دیں گے تو بالکل ہم جا کے اس کی ویریفیکیشن کروائیں گے، لیکن پمس نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا کہ ان کے پاس کوئی ڈیڈ باڈی نہیں آئی، اور پھر پمس پولیس کلینک نے یہی کام کیا۔ اگر واقعی آپ کے پاس کوئی خدا نہ خواستہ آپ کو بندے مرے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو آپ کو وہ باڈیز جو ہیں وہ ان کو ڈسپلے کرنا چاہیے تھا۔ اگر چلے نہیں کی اور کسی بھی وجہ سے اس کو دفن کر دیا تو اس کے پرٹیکولرز دیں، لیٹس گو اینڈ فائنڈ آؤٹ۔ آپ اندازہ کریں جی کہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیڈ باڈیز کو ڈسپلے کریں، اور وہ اللہ معاف کرے وہ ڈیڈ باڈیز تھیں اور وہ کوئی شو پیس تو نہیں تھے کہ ان کو شو کیس میں لگا کے ڈسپلے کرتے ان کو، اور یہ کہتے ہیں کہ پولی کلینک اور پمس نے نوٹیفیکیشن جاری کی ہے۔ تو مطیع اللہ جان صاحب کو کیوں گرفتار کیا تھا، ان کو کیوں اٹھایا گیا اور ان کو کیوں رکھا گیا، شاکر اوان کو کیوں اٹھایا گیا؟ پولی کلینک نے بھی لسٹ جاری کی تھی، ابتدائی لسٹ، اور پھر وہ بی بی سی کی رپورٹ جو ہے اس کو آپ کیسے جھٹلائیں گے، وائس آف امریکہ کی رپورٹ کو کیسے جھٹلائیں گے، گارڈین کی رپورٹ کو آپ کیسے جھٹلائیں گے، الجزیرہ کی رپورٹس کو آپ کیسے جھٹلائیں گے؟ کیا وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پے رول پہ تھے یا وہ آپ کے مخالفین کے پے رول پہ تھے جو وہ سارا کچھ رپورٹ کر رہے تھے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس سوائے جھوٹ بولنے کے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جتنی بھی ان سے یہ بلوا لیں حقیقت حال چھپ نہیں سکتی، اور معاملہ ایسی نوعیت کا ہے۔ تو بہرحال سوال یہ اٹھتا رہے گا اور یہ سوال کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ جتنا بھی کوشش کر لیں یہ معاملہ بدستور ہے، اور ایمبیسیڈرز، سفارتکار، غیر ملکی سفارتکار، ایمنسٹی انٹرنیشنل، انسانی حقوق کی تنظیمیں، یہ سب کے سب ان سے حساب مانگ رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب آ کے بتائیں یہ قتل عام آپ نے کیسے کیا، سیولینس پہ گولیاں کیسے چلائیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔